हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑन टू द चैनल। चलिए फ्रेंड्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन नंबर 20। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 11 की। फ्रेंड्स, सेक्शन 11 पता क्या कहता है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, और इस फैक्ट्री में ना ये कोई मशीनरी है, ये मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर मशीनरी है। अचानक से ना ये जो मशीनरी है ये ब्लास्ट कर गई। अचानक से कहते ये मशीनरी ब्लास्ट कर गई। मुझे बताइए, एक फैक्ट्री में मशीनरी का ब्लास्ट हो जाना क्या क्या ये एक बहुत भयानक हादसा है? यस। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से ना, जब ये इस फैक्ट्री में मशीनरी ब्लास्ट हुई तब इसके आसपास कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉयर, कोई बंदा नहीं था। दैट्स वाई मशीनरी ब्लास्ट होने की वजह से किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। ये पॉइंट समझे? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी ब्लास्ट होने से किसी को कुछ नहीं हुआ है, कोई इंजरी नहीं हुई है, तो ये फैक्ट्री का एम्प्लॉयर सोचता है, कहता तो फिर अब मुझे गवर्नमेंट को बताने की क्या ही जरूरत है कि हमारी फैक्ट्री में ऐसा कोई हादसा भी हुआ था। क्योंकि यूजुअली हम जानते हैं, अगर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी ऐसा खतरनाक हादसा होता है, लोगों की जान जाती है या वो बहुत सीरियसली इंजर्ड होते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट को बताना होता है, नोटिस देना होता है, पूरा बताना होता है। लेकिन यहाँ मैंने आपको क्या बोला, मशीनरी ब्लास्ट हुई नो डाउट, बट किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। अब एम्प्लॉयर सोचता है गवर्नमेंट को बताने की क्या ही जरूरत है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, एम्प्लॉयर को बेशक किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, क्या फिर भी उसको गवर्नमेंट को इस हादसे के बारे में बताना चाहिए? यस और नो? यस, बिल्कुल बताना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर सेक्शन 11 ये बोलता है कि अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी सीरियस एक्सीडेंट होता है, वो मशीन ब्लास्ट हो सकती है, गैस लीक हो सकता है कोई बिल्डिंग का कोई हिस्सा गिर गया, जैसे कोई वो छत वगैरह कुछ गिरने जाती, ऐसा हो गया हो, मतलब कुछ भी ऐसा हादसा जहाँ बॉयलर फट गया हो, मतलब इस तरह के हादसे जो बहुत सीरियस हो सकते थे। वो बात अलग है कि भगवान ने कृपा करी, हुआ किसी को कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ भी होता है अगर, तो यहाँ एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट को बताना जरूरी होता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। आई होप सेक्शन 11 क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 12। फ्रेंड्स, सेक्शन 12 ना यहाँ पर 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले तो कहते, देखो मुझे एक बात बताओ, हम सब जानते हैं कि कोई भी वर्कर है, वो जिस भी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है, तो उसके काम के रिलेटेड कोई ना कोई उसकी हेल्थ के ऊपर तो असर पड़ता है ना। अब यहाँ पे ऐसे बोला गया है, सबसे पहला पॉइंट बोलता है एम्प्लॉयर की ड्यूटी के बारे में। पहला पॉइंट एम्प्लॉयर की ड्यूटी के बारे में बोलता है। अगर मान लीजिए कहते एम्प्लॉयर को पता है कि उसके फैक्ट्री में जो ये वर्कर्स काम करते हैं, उन वर्कर्स में से फ्रेंड्स किसी को भी अगर 3rd शेड्यूल में मेंशन की गई कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज हो जाती है, अब वो लंग कैंसर हो सकता है, कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, कोई केमिकल के रिलेटेड एलर्जी हो सकती है, कुछ भी, मतलब उसको वो प्रॉब्लम हुई उसके काम की वजह से ही है, तो यहाँ एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज के बारे में प्रिस्क्राइब मैनर में गवर्नमेंट को बताए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पिंकू है एम्प्लॉय एंड वो एक ऐसे फैक्ट्री में काम करता था और उस फैक्ट्री में काम करने की वजह से ही उसके लंग्स में प्रॉब्लम हुई है। तो अब ये बात जो एम्प्लॉयर होगा वो गवर्नमेंट को बताएगा कि हमारे फैक्ट्री में ऐसे करके एम्प्लॉयज हैं और इस फैक्ट्री में काम करने की वजह से इनको ये प्रॉब्लम हुई है, तो ये बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब मैनर में। क्लियर? सेकंड पॉइंट बात करता है डॉक्टर के रिलेटेड। डॉक्टर का मतलब यहाँ पर क्या, ये मतलब है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है, उसने किसी भी वर्कर को चेक करा, फ्रेंड्स अब हो सकता है वो वर्कर करंट वर्कर हो, मतलब कि वो अभी भी उस एस्टैब्लिशमेंट में काम करता है, या हो सकता है वो वर्कर एक्स वर्कर है, मतलब वो पहले काम करता था। अगर डॉक्टरों ने चेक करता है एंड डॉक्टर को ये बात पता चल जाती है चेक करने के बाद कि हाँ जी
इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये जो प्रॉब्लम हुई है इसी फैक्ट्री में काम करने की वजह से ही हुई है, तो डॉक्टर क्या करेगा, इस बात की रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर को देगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं पिंकू की बात करती हूँ। मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक, चलो मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ एंड मैंने पिंकू को चेक करा तो मुझे पता लगा कि पिंकू को जो ये एलर्जी हुई है ना, वो इस फैक्ट्री में जो ये केमिकल्स यूज करते हैं ना, जिस केमिकल को यूज करके वो काम कर रहा था इस फैक्ट्री में, इसी केमिकल की वजह से ही पिंकू को ये एलर्जी हुई है। अब मैं ऐसा डॉक्टर को पूरी रिपोर्ट बना करके चीफ इंस्पेक्टर को भेजूंगी। तो ये दो पॉइंट थे, अगर एम्प्लॉयर को ऐसा कुछ पता चलता है तो वो गवर्नमेंट को बताएगा एंड अगर डॉक्टर को तो वो चीफ इंस्पेक्टर को बताएगा। एंड अगर ये दोनों अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आई होप सेक्शन 12 क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 13। फ्रेंड्स सेक्शन 13 ना अब एम्प्लॉयज की ड्यूटीज के बारे में बात करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एम्प्लॉयज मतलब वर्कर्स की क्या ही ड्यूटी है। देखो हम जानते हैं हम कहीं ना कहीं ये हेल्थ एंड सेफ्टी के कोड की ही बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है एक वर्कर की, एक एम्प्लॉय की सेफ्टी की जिम्मेवारी क्या सिर्फ एक अकेले एम्प्लॉयर की ही होती है? क्या एम्प्लॉय की खुद की कोई जिम्मेवारी नहीं? बिल्कुल वही बात होगी ना कि बच्चों को पढ़ाने, मतलब बच्चों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए सिर्फ टीचर रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना होता है, स्टूडेंट्स खुद भी तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब टीचर तो पढ़ा रहा है, सामने से स्टूडेंट ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, फिर कैसे मार्क्स आएंगे, राइट? समझे? ऐसे ही अगर जो एम्प्लॉयर है वो तो मान लो हेलमेट्स प्रोवाइड कर दे, ग्लव्स प्रोवाइड कर दे, रूल्स बना दे, एम्प्लॉय ही सामने से अपनी जिम्मेवारी ना समझे तो कैसे चलेगा, है ना? तो अब हम वही समझेंगे कि एम्प्लॉयज की क्या क्या ही ड्यूटीज हैं। सबसे पहली बात अदर्स। अदर्स से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है? यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ तो क्या मैं यहाँ पे सेल्फिश बन करके सिर्फ अपना ही ध्यान रखूंगी, अपनी सेफ्टी का ही ध्यान रखूंगी? क्या मेरे आसपास जो और एम्प्लॉयज काम करते हैं क्या मैं उनका ध्यान ना रखूं, ख्याल ना रखूं? तो ये भी तो एक इंसानियत के नाते भी, और आप एक साथ काम करते तो होता ही ना कि अगर मैं ठीक हूँ तो अगला बंदा भी साथ में ठीक ठाक काम करता रहे, उसको भी कुछ ना हो। तो ये बात हो गई कि यहाँ पे आपको अपने बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है कि उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। समझ गए? बी पॉइंट बात करता है सेफ्टी रूल्स के रिलेटेड, मतलब कि जो भी सेफ्टी रूल्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल रूल बना है कि अगर आपने ये एक पर्टिकुलर मशीन पे वर्क करना है तो आपको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। अगर ये रूल बना है तो पहन लो ना, कहते ग्लव्स आप ही के सेफ्टी के लिए तो बोला गया है। तो मतलब जितने भी सेफ्टी रूल्स बनाए गए होते हैं वो फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट सी पॉइंट बात करता है एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेट करे। एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेट करने का मतलब वही हो जाता है यहाँ पर कि एम्प्लॉयर्स ने आपकी सेफ्टी के लिए जो भी रूल्स बना रखे हैं, या आपको कोई भी मशीनरी पे काम करना है या किसी केमिकल्स का यूज करना है, तब आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करे, एम्प्लॉयर को कोऑपरेट करे। अगर वो बंदा आपको बोलता है कि मशीनरी को यूज करने के लिए ग्लव्स पहन लो, तो मतलब पहन लो ना यार। तो समझ गए बात की, एम्प्लॉयर अगर आपको कुछ बोलता है, कोई इंस्ट्रक्शंस देता है तो उसके साथ कोऑपरेट करे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करता है बी पॉइंट, डेंजर अगर कहीं दिखे ना तो उसके तुरंत रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करो से यहाँ मेरा मतलब ये है, अगर मान लीजिए मेरा ध्यान जाए ओ एक वायर है, मतलब वायर प्रॉपरली कवर्ड नहीं है, वो ऐसे है कि अगर गलती से भी किसी का हाथ लग गया ना तो बहुत जबरदस्त करंट पड़ जाएगा, दिख रहा है, फिर भी मैं इग्नोर करके चली जाऊं कि छोड़ किसी को कुछ हो जाएगा मुझे क्या, नहीं ये काम नहीं करना। कहते आपको दिखाई दे रहा है ना कि कहीं ना कहीं यहाँ डेंजर है, तो बताइए। या मान लो आपका ध्यान चला गया है कि एक मशीनरी है, इसकी प्रॉपर फेंसिंग नहीं हो रखी। फेंसिंग बहुत जरूरी है, वरना जो भी इस मशीन को चलाएगा तो उसके हाथ में, मतलब उसका हाथ मशीन में आ सकता है। आपको डेंजर दिखाई दे रहा है तो कहते हैं यहाँ पर फिर वर्कर की क्या जिम्मेवारी है कि उसका जो भी एम्प्लॉयर है या जो भी उसका सुपरवाइजर होता है या जो भी सेफ्टी ऑफिसर होता है, इनको तुरंत जा करके बताए, सो डैट वो उसको ठीक करने के रिलेटेड कोई एक्शन ले सके कोई भी हादसा होने से पहले। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करता है कि मिसयूज नहीं करना। मिसयूज नहीं करना इन द सेंस आपको सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी चीजें दी जाती है तो उनका मिसयूज नहीं करना है। लाइक मान लीजिए आपको हेलमेट दिया गया है, आप हेलमेट को पहनने के बजाय उसके साथ अपनी मस्ती शुरू कर दी है, उसको तोड़ रहे हो,
मतलब इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है नोइंगली कोई भी डेंजर नहीं मोल लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स कुछ लोग होते हैं ना खतरों के खिलाड़ी टाइप, मशीनरी मान लो नहीं पता है कैसे यूज करनी है, पर चलना देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो यार आपको पता है वो मशीनरी आपको यूज करनी नहीं आती है, कोई सुपरवाइजर आपके पास नहीं खड़ा है, आपके पास बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है, आप क्यों पंगा ले रहे हो कहते। तो इस तरह से जानबूझ के अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी नहीं करनी है, ठीक। लास्ट पॉइंट बोलता है यहाँ पे एक्स्ट्रा रूल्स, मतलब गवर्नमेंट ने भी सेफ्टी के रिलेटेड जो भी रूल्स बना करके रखे हुए हैं वो सभी फॉलो करने जरूरी होते हैं। तो ये कुछ बातें होती है जो कि एक एम्प्लॉय की जिम्मेवारी होती है खुद उसी की सेफ्टी के लिए ही कहीं ना कहीं। तो इसलिए इन बातों को कहते हैं प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए और इन्हें फॉलो करना चाहिए। आई होप सेक्शन 13 क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 14। फ्रेंड्स सेक्शन 14 भी अब कहीं ना एम्प्लॉयज के रिलेटेड बात ही है। सबसे पहले यहाँ पे ये बात बोली गई है कि एक एम्प्लॉय है पिंकू, और अगर मैं उसका एम्प्लॉयर हूँ तो पिंकू के पास पूरा राइट है यहाँ पर वो अपनी सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो इंफॉर्मेशन मेरे से मांग सकता है कि हाँ जी एम्प्लॉयर जी बताइए यहाँ पर मेरी सेफ्टी के लिए क्या क्या करा गया है, क्या रूल्स बन रखे हैं, क्या अरेंजमेंट हो रखी है, कितना अगर मैं ये काम करूंगा तो इसमें मेरी हेल्थ को कितना ही रिस्क है, इसके लिए आपने कौन सा सेफ्टी स्टेप्स ले रखे हैं, क्या है मेरी सेफ्टी बताइए। तो मतलब कि एक एम्प्लॉय के पास ये राइट होता है, वो पूछ सकता है अगर हम आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारी सेफ्टी कितनी रहेगी, आपने क्या ही सेफ्टी के लिए एक्शंस ले रखे हैं, क्या आपने मशीन्स में प्रॉपर फेंसिंग करवा रखी है, क्या आप यहाँ पे हमें सेफ्टी गैजेट्स प्रोवाइड करते हो। तो ये एक एम्प्लॉय का पूरा हक है पूछने का। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रेंड्स जो पिंकू है उसको लगता है जब वो काम करने लग गया उसको लगता है यार यहाँ पे सेफ्टी कुछ कमी है, खास नहीं है सेफ्टी के लिए यहाँ पे कुछ भी चीजें, मतलब इन लोगों ने जो भी स्टेप्स लिए हुए हैं या जो भी इन्होंने चीजें प्रोवाइड करी हुई है वो बहुत ना के बराबर है, कुछ खास सेफ्टी है नहीं यहाँ पर। अब पिंकू क्या करेगा, पिंकू अब यहाँ तो डायरेक्टली वो एम्प्लॉयर को बोल सकता है कि देखिए जी मैं इस डिपार्टमेंट में इस मशीनरी पे काम करता हूँ, सेफ्टी कुछ ढंग की नहीं है, या फिर वो सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स के थ्रू भी ये बात बोल सकता है। अब अगर मान लीजिए पिंकू ने अपनी बात एम्प्लॉयर के थ्रू भी बोली कि यहाँ पे सेफ्टी प्रॉपर नहीं है, या उसने किसी सेफ्टी कमेटी के मेंबर के थ्रू भी बोली, बट फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो अब पिंकू क्या कर सकता है। तो ऐसे केस में जो पिंकू है वो इंस्पेक्टर को कंप्लेंट कर सकता है। तो सभी को पहला पॉइंट क्लियर। अब हम सेकंड पॉइंट समझेंगे फ्रेंड्स। अब जो ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट होगा ये एक साथ समझ लेना क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, समझ गए। तो सेकंड पॉइंट में पता क्या होगा, सेकंड पॉइंट में जो एम्प्लॉइज हैं इनको लग रहा है कि खतरे की घंटी बजने वाली है, मतलब कि मान लीजिए एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है कि जो गैस पाइप है ना ये लीक कर रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी सीरियस कोई भी डेंजर वाला एक्सीडेंट हैपन हो सकता है, एम्प्लॉइज को ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि एम्प्लॉइज का फर्ज ये है कि अब वो इसके बारे में एम्प्लॉयर्स को बताए। सेकंड पॉइंट क्लियर कि एम्प्लॉयज को डाउट हुआ, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अब एम्प्लॉयर को बता दे कि ऐसा ऐसा खतरा लग रहा है, क्लियर। थर्ड पॉइंट कहता अब एम्प्लॉयर एक्शन लेगा इस चीज के रिगार्डिंग, मतलब जब एम्प्लॉयर देखेगा ओ सच में गैस पाइप लीक कर रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंगली अब एम्प्लॉयर इस चीज को रोकने के लिए एक्शन लेगा। थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट यार मुझे एक बात बताओ, थर्ड पॉइंट बोलता है कि एम्प्लॉयज ने बोला गैस पाइप लीक कर रही है, तो एम्प्लॉयर ने उनकी बात को अग्री करते हुए थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंगली एक्शन ले लिया। लेकिन फोर्थ पॉइंट बोलता है जरूरी है, क्या जरूरी है जो बात एम्प्लॉयज को खतरा लग रहा हो वो बात एम्प्लॉयर को भी ऐसा ही लगे। ये भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज की बात से डिसएग्री कर जाए। तो इसीलिए फोर्थ पॉइंट बोलता है अगर बाय चांस एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज की ये गैस पाइप लीक वाली बात को सीरियसली नहीं लेता है, अगर उसने ये बोल दिया अरे कुछ नहीं होता तुम लोग अपना काम करो, चलो काम करो, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे केस में अब क्या होगा। अब ऐसा हो गया है फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंगली
एम्प्लॉयज बोलते हैं अरे गैस पर बहुत लीक कर रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एम्प्लॉयर बोलता है अरे कुछ नहीं होगा। दोनों आपस में डिसएग्री कर गए। तो इसीलिए फोर्थ पॉइंट बोलता है एम्प्लॉयर तो मान नहीं रहा, लेकिन एम्प्लॉयर्स डरे हुए हैं, भाई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एम्प्लॉय सब क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अब वो इंस्पेक्टर को बता सकते हैं। तो ऐसे केस में फिर अब इंस्पेक्टर जो डिसीजन लेगा ना वो फाइनल माना जाएगा। क्लियर हुए ये भी पॉइंट्स? सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 14 अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 15। यार मुझे बात बताइए, स्कूल में जो व्हाइट बोर्ड लगा है या फिर जो आपके बेंचेस हैं, जो भी है ये सब सामान आप स्टूडेंट्स के लिए मान लो यूज के लिए होते हैं, राइट? अच्छा यार, अगर वो हमारे यूज के लिए है, या टीचर्स की भी चेयर हो गई या डेस्क हो गए, मतलब जो भी चीज वो हमारे ही यूज के लिए है, मतलब स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ इन्हीं के यूज के लिए है, राइट? अगर वो चीजें उन्हीं के यूज के लिए है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें उन चीजों को तोड़ने का, खराब करने का या उनका मिसयूज करने का हक मिल जाता है। आप स्कूल में जाओ, व्हाइट बोर्ड है, जाके तोड़ के आ जाओ, पड़ेगी ना डांट, पड़ेगी ना शायद एक दो, राइट? मतलब अगर वो चीज आपके यूज के लिए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको उसको खराब करने का या तोड़ने फोड़ने का भी राइट मिल गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये सेक्शन भी बोलता है कि अगर मान लीजिए एक एस्टैब्लिशमेंट में जो भी सेफ्टी के लिए या वेलफेयर के लिए चीजें प्रोवाइड करी जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये हेलमेट हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, मास्क हो गए, ग्लव्स हो गए, सेफ्टी अलार्म्स हो गए, ये सब जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी सेफ्टी एंड वेलफेयर के लिए चीजें प्रोवाइड करी जाती है, अगर कहते इन चीजों को कोई तोड़ता है, कोई फोड़ देता है, कोई इनका मिसयूज करता है, या तो जानबूझकर या बिना ही सोचे समझे, किसी भी नियत से बिना सोचे समझे, इन द सेंस जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ना, मशीनरी चलानी नहीं आती बट खतरों के खिलाड़ी बनना है, तो बिना सोचा समझे, पता कुछ है नहीं, अब लग गए मशीनरी को यूज करने के लिए। तो इस तरह से मतलब आप लोग अगर कहते हैं सेफ्टी एंड वेलफेयर की प्रोवाइड करेगी चीजों को कुछ भी तरह के नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो ये गलत माना जाता है। एक और बात, ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, मतलब वर्कर के ऊपर भी अप्लाई होगा, बट वर्कर के साथ साथ जो और भी स्टाफ है या सुपरवाइजर्स भी हैं या कोई विजिटर भी है, जैसे कोई मान लो कोई डिलीवरी बॉय आ गया या कोई भी बंदा, मतलब किसी के पास भी हक नहीं है कि ये सेफ्टी एंड वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करेगी चीजों को खराब करने का। सिंपल है ये सेक्शन, आई होप क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 16। फ्रेंड्स ये सेक्शन कहता है कि नेशनल लेवल बोर्ड बनाया जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल बोर्ड बनाती है। इस बोर्ड का नेम क्या होता है? इसका नेम होता है नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। मैंने क्या बोला? एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइजरी बोर्ड से मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बोर्ड का क्या काम होगा। हाँ जी, इस बोर्ड का काम होगा एडवाइस देने का, लेकिन किस चीज से रिलेटेड? फ्रेंड्स ये जो बोर्ड होता है ना, ये गवर्नमेंट को एडवाइस देगा सेफ्टी, वेलफेयर, हेल्थ इनके रिलेटेड, मतलब सेफ्टी के रिलेटेड क्या लॉ बन सकते हैं या कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, पॉलिसीज कैसे डिसाइड करनी है, प्रोग्राम्स कैसे चलाने हैं, मतलब ये सब के रिलेटेड जो भी एडवाइस देने का काम होगा वो ये बोर्ड देगा गवर्नमेंट को। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट बात करता है इस बोर्ड में मेंबर्स कौन कौन से ही होंगे, तो वो आप लोग अपने बुक में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है तो L&E लिखा है, ठीक है। फैक्ट्री एडवाइजरी है तो मैंने ऐसे मतलब शॉर्टकट करके लिखा है, तो आप अपने बुक में अच्छे से देख लो कि क्या लिखा है। तो सेक्रेटरी हो गए जैसे फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, ठीक। ऐसे डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइजरी लेबर इंस्टीट्यूशंस के हो गए, डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ माइन सेफ्टी हो गई, चेयरमैन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब। ऐसे डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, ये सब लोग होंगे। इनके अलावा 5 होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स एम्प्लॉयर्स के और 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वर्कर्स के भी, ठीक। उसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के भी कुछ लोग होंगे इसमें, एंड स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ लोग इस बोर्ड में होंगे। तो ये सब क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करता है पॉइंट कि ये सब लोग इस बोर्ड में कितने टाइम के लिए काम करेंगे। सबके काम का टेन्योर तो होता है ना, तो फ्रेंड्स ये लोग ना 3 साल के लिए, कितने? 3 इयर्स, ठीक।
वही नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि इनके अलावा बोर्ड में और भी तो स्टाफ की जरूरत होती है ना, लाइक क्लर्क हो गए, असिस्टेंट्स हो गए, इस तरह के लोगों की भी तो जरूरत पड़ती है ना। मतलब ये मेंबर्स तो है ही, इसके अलावा भी तो जरूरत पड़ती है, क्लर्क हो गए, असिस्टेंट्स वगैरह हो गए। तो ये वाले स्टाफ को कौन अपॉइंट करता है? इन्हें फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक, फोर्थ पॉइंट भी क्लियर। अच्छा, अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, जैसे एआई आ गया है, मतलब न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है यार। अब कोई न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, उसके चक्कर में एक कॉम्प्लेक्स सा इशू आ गया है। मान लीजिए वो जो इशू है इन लोगों की बस की बात नहीं है उसका सोल्यूशन निकालना, इन्हें समझ में नहीं आ रही यार टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ जा रही है। अब कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू आ गया है तो उसके लिए, तो फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निकल कमिटीज के मेंबर्स को भी बुलाया जा सकता है, मतलब एक्सपर्ट मेंबर्स को बुलाया जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस चीज के रिलेटेड है या सोल्यूशन किस चीज का नहीं मिल रहा, तो उसी पर्टिकुलर चीज के जो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं ना उनको भी बुलाया जा सकता है। ठीक, लास्ट पॉइंट यहाँ पे बात करता है कि ये जो बोर्ड है ना वो स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट कर सकता है, मतलब उनकी भी बात सुन सकता है, उनके भी इनपुट्स ले सकता है, उनके भी प्रॉब्लम सुन सकता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ये 6 पॉइंट्स थे जिसमें सबसे पहले बताया गया था कि ये बोर्ड का नेम क्या है एंड बताया गया था कि इसका काम एडवाइस देने का है। दूसरा यहाँ बताया गया था कि इसमें बंदे कौन कौन से, मतलब मेंबर्स कौन कौन होते हैं। थर्ड पॉइंट हमें इनका मेंबर्स का टाइम पीरियड बताया गया था 3 इयर्स का। फोर्थ पॉइंट में हमें ये बताया गया था कि जो अदर स्टाफ हो गए जैसे कि क्लर्क वगैरह तो इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिफ्थ पॉइंट हमें बताया गया था अगर कोई कॉम्प्लेक्स इशू आ गया तो एक्सपर्ट मेंबर्स को भी बुलाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट हमें बताता है कि ये बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करता है। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 17। फ्रेंड्स, नेशनल लेवल के बोर्ड के बारे में तो हमने सेक्शन 16 में समझ लिया। अब सेक्शन 17 बात करता है उस बोर्ड की जो कि स्टेट लेवल पे होता है। इसका नेम होगा स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। अगेन एडवाइजरी बोर्ड, दैट मीन्स ये बोर्ड भी क्या करेगा? एडवाइस देने का काम करेगा। किस चीज के रिगार्डिंग? हाँ जी, यही बात कि ये जो कोड है ये अप्लाई करना कैसे है। जैसे कि अगर लोकल इंडस्ट्रीज हो गई, स्टेट की बात करें ना, अपने स्टेट की लोकल इंडस्ट्रीज हो गई तो उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्यूशन निकालना है, वर्कर्स की सेफ्टी के रिलेटेड कैसे काम करना है, मतलब ये सब चीजों के रिलेटेड ये बोर्ड क्या है? स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देगा। वो जो नेशनल लेवल वाला था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता था, ये जो बोर्ड है ये स्टेट बोर्ड को देगा एडवाइस। ठीक, सेकंड पॉइंट यहाँ पे बात करता है स्ट्रक्चर के रिलेटेड, मतलब कि इस बोर्ड में कितने मेंबर्स होंगे, कब कब मीटिंग्स करेंगे, क्या रूल्स फॉलो करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। थर्ड पॉइंट अगेन यहाँ पर भी अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम आ गई, कोई स्पेशल इश्यू आ गया तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है? टेक्निकल कमेटी को बना सकती है। फ्रेंड्स, जो ये स्पेशल प्रॉब्लम वाली बात है ना, चाहे मैं नेशनल बोर्ड की बात करूं या मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं, यहाँ पर ये गवर्नमेंट क्या करती है? एक स्पेशल एक टेक्निकल कमेटी बना देती है। मतलब बोर्ड तो है ही, लेकिन मैंने आपको बोला वो प्रॉब्लम बहुत हटके है, बोर्ड वाले मेंबर से सॉल्व नहीं हो रही है, तो ये लोग क्या करते हैं? एक टेक्निकल कमेटी बनाई, उसमें जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उन एक्सपर्ट्स को ऐड किया जाता है। फिर वो एक्सपर्ट्स लोग, वो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं मिल करके क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। समझ गए ये पॉइंट भी? सो आई होप इसी के साथ आपको सेक्शन 17 भी क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 18। फ्रेंड्स, ये सेक्शन मतलब बात करता है कि मेनली ना यहाँ पे ये बोला गया है कि वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए ना, वर्क प्लेस बोले तो कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन साइट हो सकती है, माइंस हो सकते हैं, डॉक हो सकते हैं, डॉक DOCK, ठीक है, ये सब मतलब ये सब के रिगार्डिंग, इन सब में सेफ्टी के रिगार्डिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकते हैं। बट ये रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बनाएगा कौन? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन सभी वर्क प्लेसेस की सेफ्टी के लिए रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बनाती है। वो क्या करती है? ऑफिशियली सेफ्टी रूल्स डिक्लेयर करती है। लेकिन अब ये तो पहली मतलब एक बात थी, पहला पॉइंट था।
सेकंड पॉइंट ये पूछता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सभी वर्क प्लेसेस में सेफ्टी के रिगार्डिंग जो रूल्स बनाती है वो किस तरह के रूल्स बनाती है, तो वो हम अब समझेंगे सेकंड वाले पॉइंट में। तो सबसे पहले तो कहते हैं गवर्नमेंट जब रूल्स बनाती है ना तो वो जो हजारियस प्रोटेक्शन के रिलेटेड बना सकती है। मुझे एक बात को बताइए, जो वर्कर्स केमिकल्स के साथ काम करते हैं, मशीनरीज में डेंजरस मशीनरीज पे काम कर रहे हैं, गैस, वायरस, इस तरह की चीजें जहां फैलने के, वायरस होने के चांसेस हैं, वो ऐसे हालातों में काम कर रहे हैं, कोई बैक्टीरिया होने के चांसेस हैं। तो मतलब कि ये जो डेंजरस वर्क्स हो गए, इनमें प्रोटेक्शन के रिलेटेड क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल्स बना सकती है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे बात करता है रिस्क को चेक करने के रिलेटेड भी रूल्स बना सकती है गवर्नमेंट। रिस्क चेक करने का मतलब कि अगर मैं आपको एक बात बोलूं, जैसे मान लो मैं देसी लैंग्वेज वाली एग्जांपल देती हूँ, अगर पतीला है, ठीक है, पतीले में दूध बॉईल कर रहे हो, हम सब जानते हैं कि ये अगर ये पतीला है, इसके ऊपर दूध आ गया तो मतलब गया काम से, ठीक, वो दूध उबल जाएगा। तो वो एक क्या पैरामीटर सेट करा गया कि पतीले के अंदर अंदर ही मिल्क रहना चाहिए, समझ गए। तो मतलब ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैरामीटर्स सेट कर देती है कि इतने तक तो ठीक है, जैसे मान लो उससे अबव गया, मतलब जैसे मिल्क पतीले के बाहर आया तो दूध उबल जाता है ना, नुकसान ही होता है ना। बस ऐसे ही गवर्नमेंट भी रिस्क के पैरामीटर सेट कर सकती है कि इतना तक लेवल तो मतलब ठीक, जैसे इसके अबव चला गया तो समझ लेना वो रिस्क है, वो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से रिस्क को कंट्रोल करने के लिए पैरामीटर सेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इस चीज के रिलेटेड भी रूल्स बना सकते हैं कि आप एक एम्प्लॉय के अंदर कैसे सिम्टम्स को पहचान सकते हो कि इस काम की वजह से इसको अब ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, समझ गए। ऐसे ही एक्सपोजर की लिमिट सेट कर सकती है गवर्नमेंट कि इससे अबव एक्सपोजर नहीं कर सकते, या फिर आपको कितने मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाने चाहिए, या साल में कितने जरूरी है मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराने, इन सब के रिलेटेड, सो दैट रिस्क ना बने, ठीक, ताकि लोगों की हेल्थ पे कोई बुरा असर ना पड़े। अगर कुछ होना शुरू हुआ भी हो तो वो जल्दी से कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करता है, अगर मान लीजिए कहते कोई एम्प्लॉय है, वो पहले एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में काम करता था, मान लो पिंकू ही है, बट अब पिंकू वो जॉब छोड़ चुका है। जॉब छोड़ने के बाद पता चला है पिंकू के लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है, उसको कोई लंग्स की डिसीज हो गई है, और फिर जब वो टेस्ट करवाने चलता है तो पता चलता है कि वो लंग डिसीज उसको वो जो पुरानी वाली अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहा था ना, वहीं पे काम करने की वजह से हुई है। तो इस चीज के रिलेटेड भी गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि बेशक अगर वो आपका वर्कर काम छोड़ चुका है और पता चलता है कि उसको एक बीमारी हो गई है, एंड वो बीमारी जब वो आपकी फैक्ट्री में काम करता था ना, मतलब काम करता था, तो वो काम की वजह से ही हुई है, तो अब उस वर्कर का क्या किया जाए, उसके रिलेटेड रूल्स भी गवर्नमेंट बना सकती है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है गवर्नमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स मांग सकती है कि आप हमें रिपोर्ट्स बना करके दीजिए, सो दैट गवर्नमेंट सेफ्टी के रिलेटेड उन रिपोर्ट्स को ध्यान में रख करके और न्यू रूल्स बना सके। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडस्ट्री वाइज भी रूल्स बना सकती है। इंडस्ट्री वाइज रूल्स मतलब जैसे फैक्ट्रीज के लिए वो मशीन की सेफ्टी के रिलेटेड रूल्स बना सकती है, समझ पा रहे हो। माइंस है तो माइंस में गैस प्लस टनल के रिलेटेड सेफ्टी रूल्स बना सकती है। डॉक है तो कार्गो की सेफ्टी के रिलेटेड रूल्स बना सकती है। कंस्ट्रक्शन साइट है तो हेलमेट, रोप, इन सब की सेफ्टी के रिलेटेड रूल्स बना सकती है। तो ये क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज वाइज अलग अलग जैसे जैसे इंडस्ट्री है उसके हिसाब से वो सेफ्टी रूल्स बना सकती है, समझ गए। वही यहाँ पर कहते हैं कि सेकंड शेड्यूल में जो रूल्स दिए गए हैं वो सब भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट क्या बात करता है, थर्ड पॉइंट कहता है, हमने फ्रेंड्स सेक्शन 16 में जो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड समझा था, तो वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करता है, राइट। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है फ्रेंड्स, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल चेंज करना चाहती है,
क्या बोला मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल चेंज करना चाहती है। थर्ड पॉइंट बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो पर्टिकुलर पहले ये एक रूल बना रखा था, अब वो उस रूल को चेंज करना चाहती है, तो कैसे कर सकती है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले तो वही नेशनल जो बोर्ड था ना उसकी एडवाइस ले लेगी। तो उसकी एडवाइस लेकर के मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये रूल बदल देना चाहिए। तो ये नहीं है कि चलो जी एडवाइजरी बोर्ड के साथ सलाह मशवरा हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम से धमाका कर देगी रूल चेंज करके। नहीं, पहले वो रूल को चेंज करने से पहले क्या करेगी, 45 डेज का नोटिस देगी, उसके बाद ही वो रूल चेंज होगा। ये पॉइंट भी क्लियर। लास्ट पॉइंट बात करता है, अगर मान लो ये तो बात थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करना चाहती थी रूल, तो उसने बोर्ड की एडवाइस ली, रूल चेंज करना था, 45 डेज का नोटिस दिया और बाद में चेंज कर दिया। लास्ट पॉइंट बात करता है अगर स्टेट गवर्नमेंट रूल बदलना चाहे तो अब पंजाब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हम अपनी स्टेट का ये एक पर्टिकुलर रूल थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकती है। हाँ, लेकिन इसके लिए अब अगर स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई रूल चेंज करना चाहती है, मॉडिफाई करना चाहती है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ गए ये पॉइंट भी फ्रेंड्स। आई होप आपको सेक्शन 18 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 19। फ्रेंड्स 19 सेक्शन बहुत सिंपल है, छोटू सा है, फटाफट से सुन लो। सेक्शन 19 यहाँ पे ये कहता है कि वर्क प्लेसेस के सेफ्टी के रिलेटेड ना यहाँ पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट कर सकती है कि आइए आप हमारे यहाँ पर रिसर्च करके हमें बताइए कि ये जो भी रिस्क हो रहे हैं या एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब इन पर्टिकुलर वर्क प्लेसेस की सेफ्टी के लिए क्या किया जाए, कैसे जो भी खतरे होते हैं इनको कम किया जाए, रिस्क को कम किया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। तो इस सब के रिलेटेड तो अब आप समझ सकते हो ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो ये क्या करेंगे, इन वर्क प्लेसेस की सेफ्टी को और बढ़ाने के लिए, रिस्क फैक्टर्स को और कम करने के लिए प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्टडी करने का काम करते हैं और फिर एक रिपोर्ट क्या है गवर्नमेंट को दे देते हैं कि इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं इनके रिस्क को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक XYZ फैक्ट्री है, वहां पर बहुत हादसे होते हैं, आए दिन गवर्नमेंट को पता चलता है कि यहाँ भी ये हादसा हो गया। देखो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इन लोगों को क्या होता है अगर एक्सीडेंट्स होते हैं इनके यहाँ तो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है एम्प्लॉयर को, राइट। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट को तो पता चल रहा है हर बार कि भाई ये जो XYZ फैक्ट्री है यहाँ पे तो आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहते हैं, क्यों, ऐसा क्या है इस फैक्ट्री में। तो अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहां के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को बुला सकती है कि आइए आप पूरा सब देखिए। तो वो अब यहाँ की मशीनरी को, इनके हर एक फैक्ट्री को मतलब अच्छे से जो भी उनको लगता है कि स्टडी करना जरूरी है, देखना टेस्ट करना जरूरी है, रिसर्च करना जरूरी है, वो अच्छे से करेंगे, देखेंगे और फिर बताएंगे कि यहाँ पर मशीन्स की प्रॉपर फेंसिंग होनी बहुत जरूरी थी, यहाँ की जो वायर्स हैं वो बहुत मतलब पुरानी की हो चुकी हैं, वो दोबारा बदलने वाली हुई है। तो इस तरीके से वो सब बता देंगे। उससे क्या होगा, अब वो जो रिस्क था उसको कंट्रोल किया जा सकता है, समझ गए। लेकिन प्रोवाइडेड दैट यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है, यहाँ ये बोला गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की इंस्टीट्यूशन को मतलब कि अपॉइंट करना चाहती है या रिसर्च कुछ करवाना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको पहले नेशनल बोर्ड से एडवाइस लेनी पड़ेगी, मतलब पूछना पड़ेगा कि हम बुलाएं या ना बुलाएं। समझ गए, सिंपल था सेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 20। आज की वीडियो का ये लास्ट सेक्शन है फ्रेंड्स। एक और बात अब आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर आपको ऑलरेडी कोड ऑन वेजेस हो चुका है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस की सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है एंड अगर आपको ये सभी न्यू लेबर कोड्स के या किसी भी लेबर कोड के किसी भी एक्ट की जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है सबकी फुल प्लेलिस्ट का एक्सेस चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ₹89 पर मंथ। चलिए अब लास्ट सेक्शन समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पता क्या बोला गया है, जो गवर्नमेंट होती है ना ये इंस्पेक्शन करने के लिए
या सर्वे करने के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। कौन ऑफिसर, मतलब कौन लोग हैं जिनके पास ये हक हो जाता है कि वो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जा करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहते, अगर सबसे पहले मैं बात करूं फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री के केस में डायरेक्टर जनरल होते हैं ना, जो फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूशन के, यहाँ के इस इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट ऑथोराइज कर सकती है कि जाइए फैक्ट्री में जाकर के इंस्पेक्शन करके आइए। ऐसे ही माइंस में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, इनको अपॉइंट किया जाता है। हेल्थ के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं वो आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए प्रॉपरली। इनके अलावा भी, एक तो ये 3 लोग हमने अभी समझे, इनके अलावा भी कहते किसी और को भी, अदर ऑफिसर को भी गवर्नमेंट सर्विस मतलब सर्वे एंड इंस्पेक्शंस के लिए ऑथोराइज कर सकती है। ठीक, अच्छा, लेकिन अब ये जो भी लोग होते हैं, मतलब जिनको भी ऑथोराइज किया जाता है, ये लोग जाएंगे कब एस्टैब्लिशमेंट में? फ्रेंड्स ये ना नॉर्मल वर्किंग आवर्स में ही जाएंगे, एंड इसके अलावा जब भी ऑफिसर को लगता है कि सही है जाना, वो तब जाएंगे। लेकिन जब भी जाएंगे रिटर्न पहले नोटिस दे करके जाएंगे, मतलब पहले रिटर्न नोटिस होगा। अगर मान लीजिए माइंस में डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के, मतलब माइंस सेफ्टी के जो डायरेक्टर जनरल है, अगर वो एक माइन में जाना चाहते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो पहले ना इनको रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। समझ गए? तो इनमें से जो भी जाना चाहता है वो पहले रिटर्न नोटिस दे करके बताएगा कि भाई साहब हम आने वाले हैं। ठीक, अब ये लोग चले गए, चलो क्या करेंगे ये वहां जा करके? नो डाउट इंस्पेक्शन करेंगे। ये इनके सारे सेफ्टी गैजेट्स चेक करेंगे, इनकी मशीन्स चेक करेंगे, इनके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चेक करेंगे, इनका मतलब हर एक चीज को चेक करेंगे, ये देखने के लिए कि यहाँ पर सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, वर्कर्स की हेल्थ पे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, इनका कुछ वेंटिलेशन या वर्किंग एनवायरनमेंट इस तरह का तो नहीं है कि वर्कर्स की हेल्थ पे बुरा असर पड़ जाए। समझ गए? तो ये सब कुछ चेक करना होगा इन लोगों ने। अब यहाँ पर एक और बात, एम्प्लॉयर की एक्सप्लेनेशन दी गई है फ्रेंड्स। यूजुअली अगर हम देखें तो एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर का मतलब हम ये बोलते हैं कि जो मतलब जिसके अंडर एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं वो उनका एम्प्लॉयर है। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयर का मतलब फ्रेंड्स मैनेजर भी है, सेफ्टी इंचार्ज भी है। इन शॉर्ट बोलूं अगर मैं, तो यहाँ पर वो हर एक पर्सन जो एम्प्लॉइज की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उन सबको एम्प्लॉयर माना जाएगा। तो डैट मीन्स जो सेफ्टी इंचार्ज है, जो सुपरवाइजर हो गया, ये सबको यहाँ एम्प्लॉयर माना जाएगा, क्योंकि ये वो पर्सन्स हैं जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये सबको क्लियर हो गया। सबसेक्शन 2 बात करता है अब, अगर मान लीजिए मैं इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ हेल्थ की तरफ से, मतलब मैं डायरेक्टर जनरल हूँ हेल्थ सर्विसेज की, एंड मैंने पिंकू को बोला है कि मेडिकल टेस्ट करवाइए। पिंकू बोलता मैंने नहीं करवाना टेस्ट, मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको लगता है मुझे पिंकू ऐसा बोल पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यही बोलता है कि वर्कर की क्या ड्यूटी है? वर्कर की ये ड्यूटी है कि अगर उसको कोई मेडिकल टेस्ट देने को बोला गया है या कोई भी इंफॉर्मेशन देने को बोला गया है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो मेडिकल टेस्ट करवाए। अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन देने को बोला गया है तो सही एक्यूरेट ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बात करता है? वेजेस के रूल के रिलेटेड। मतलब अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, पिंकू की ना वर्किंग आवर पता क्या है? 9 to 5। कितना है? 9 to 5 मान करके चलिए। मैं आई थी ना, मैंने उसको बोला था आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब मान लीजिए पिंकू का 10 बजे मेडिकल टेस्ट शुरू हुआ, रिपोर्ट्स आनी थी, पिंकू से इंफॉर्मेशन लेनी थी। इस चक्कर में ना 1 घंटा निकल गया, 1 आवर गया उसके काम का। अब आपको क्या लगता है 9 to 5 में
जो 1 आवर पिंकू ने काम नहीं करा, क्यों नहीं करा? क्योंकि उसको जो वो इंस्पेक्शन करने बंदा आया था, वो जो मेडिकल टेस्ट हो रहे थे, वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट उससे करी जा रही थी, उन चक्करों में खराब हुआ है 1 घंटा। तो आपको क्या लगता है, वो जो 1 आवर पिंकू ने वर्क नहीं करा, तो क्या यहाँ पर जब पिंकू को अब वेजेस मिलने हैं या पैसा मिलना है, यहाँ पर उस 1 घंटे के पैसे कट किए जाएंगे? नहीं, वो पैसा डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही माना जाएगा कि पिंकू ने पूरे 9 to 5 मतलब 9 to 5 अपने यहाँ उसने वर्क करा है। ये माना ही नहीं, उल्टा उल्टा। पता क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो पिंकू की सैलरी या वेजेस तो कट नहीं होगी, उल्टा ये 1 घंटा ओवर टाइम में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन बात आपको यही समझनी थी कि अगर कोई भी इंस्पेक्शन करने आया है, किसी भी एम्प्लॉय को ये लोग पकड़ लेते हैं, बेशक टेस्ट के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मतलब जितने भी आवर्स है, कितने भी टाइम के लिए वो बंदा काम नहीं कर पाया अपना, तो उसका जो भी एम्प्लॉयर रहेगा वो उसकी सैलरी या वेजेस डिडक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर हो ये पॉइंट भी? सो आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। जल्दी मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।